चमकने वाला सुनहरा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक बहुत सुंदर गांव था जिसका नाम था मुरलीपुर। मुरलीपुर गांव में हिमानी नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता संत लाल जमींदार के खेत में काम किया करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से चलता था। हिमानी की माँ रेखा जितने पैसे होते थे उसी से घर अच्छे से चला देती थी। हिमानी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने घर की परिस्थिति देखकर कभी इस बारे में जिक्र नहीं करती थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन अचानक संत लाल की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मानो हिमानी और रेखा पर दुखों का पहाड़ गिर गया हो। कुछ दिनों तक लगातार वो दोनों संत लाल की तस्वीर के सामने बैठकर रोती रहती थी। दोनों ने कुछ दिनों तक कुछ खाया भी नहीं था। रेखा ने खुद को संभाल कर कहा, भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, लेकिन हमारे लाख बार रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। अगर मैं भी ऐसे रोती रही तो कैसे काम चलेगा। मुझे जल्दी से कहीं काम ढूंढकर अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना होगा। ये सोचकर रेखा काम करने का फैसला करती है, लेकिन जब वो काम ढूंढने निकलती है तो उसे कहीं काम नहीं मिलता। उसने गांव के हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन हर कोई काम नहीं बोलकर उसे भगा देता था। आखिरकार हार मान के रेखा हिमानी को लेकर जमींदार के घर गई और उसने जमींदार की पत्नी से कहा, कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है। हमारे घर में और कोई काम करने वाला नहीं बचा है, लेकिन मुझे अपनी बेटी को खिलाने के लिए काम तो करना ही होगा। आप अगर मुझे कुछ काम दे देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। जमींदार की पत्नी सुमित्रा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तेरी बातें सुनकर मुझे तुझ पर दया आ रही है, इसलिए मैं तुझे काम पर रख रही हूँ। लेकिन तुझे मेरे घर सुबह 5 बजे आना होगा। मेरे घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब करना होगा और सफाई से करना होगा। मैं सफाई की बहुत पक्की हूँ, मुझे गंदी अच्छी नहीं लगती। रात में मेरे पैर में दर्द रहता है, इसीलिए तुझे मेरे पैर भी दबाने होंगे। इन सब का मैं तुझे महीने में 1000 रुपए दूंगी। मंजूर है तो कल से आ जाओ। रेखा बेचारी करती भी क्या, वो काम के लिए हाँ कर देती है। जमींदार की पत्नी रेखा को काम पर रखने के बाद घर के बाकी 4 नौकरों को निकाल देती है। सुमित्रा अकेले रेखा से घर के सारे काम करवाने लगी। रेखा सारे घर का काम करके थक जाती थी, लेकिन उसे रात में सुमित्रा के पैर दबाने होते थे। ये कैसे पैर दबा रही है? हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा सही से दबा। ठीक है मालकिन। ये सब देखकर रेखा बहुत दुखी होती है। पगार कम होने की वजह से रेखा घर में सिर्फ चावल बनाती थी। चावल हिमानी को खाने देती थी और खुद पानी पी के सो जाती थी। इस वजह से रेखा बहुत कमजोर हो गई। वो ठीक से काम नहीं कर पाती थी। क्यों रे, तुझे ज्यादा चर्बी छा गई है क्या? घर अच्छे से साफ क्यों नहीं करती? ये कैसे झाड़ू लगाया है तूने? तेरी जैसी औरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। काम मांगते समय तो पैर पकड़ती है और काम मिलते ही सर पर चढ़ जाती है। मालकिन, मैं दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। ये सब देखकर हिमानी को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी माँ के ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? क्या गलती है मेरी माँ की? एक मैं हूँ जो कुछ नहीं कर पा रही। मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए हिमानी के पास आता है और कहता है, मैं एक मुनि हूँ। तुम्हारे पिता संतलाल की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं हुई है। पानी में तो मैं डूब रहा था। वहीं पर तुम्हारे पिताजी खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे डूबता हुआ देखा और बचा लिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मैं तो उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया, इसीलिए ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ। इस चिट्ठी का अगर तुम सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम सोचो कि तुम्हें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अरे ये क्या लिखा है इसमें? ये कागज का टुकड़ा से मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? मैं क्या करूँ इसका? बहुत देर सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस चिट्ठी का क्या करे। बहुत देर तक सोचने के बाद हिमानी उस कागज के टुकड़े को मोड़ने लगती है, जिससे कागज का टुकड़ा मोड़कर लहंगा बन जाता
है। अरे ये क्या, कागज का टुकड़ा इतना सुंदर लहंगा में कैसे बदल गया? ये चिट्ठी मुझे गंगा नदी के किनारे मिली है। इस चिट्ठी में और गंगा नदी में कुछ न कुछ तो संबंध जरूर है। इतना सोचकर हिमानी उस चिट्ठी को गंगा नदी के किनारे फेंक देती है। वो कागज का टुकड़ा सुनहरे उड़ने वाले लहंगे में बदल गया। ये देखकर हिमानी हैरान हो गई और थोड़ी देर बाद उस लहंगे को पहन लिया। लहंगा पहनते ही हिमानी आसमान में उड़ने लगी। हिमानी को लहंगा आसमान की सैर कराता है। हिमानी बादलों को चीरते हुए पहाड़ नदी को देखते हुए एक द्वीप में पहुंच जाती है। उस द्वीप में पहुंचते ही लहंगा हिमानी को नीचे उतार देता है। वहां पहुंचते ही हिमानी को सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर हिमानी बहुत हैरान हो जाती है। हिमानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान का धन्यवाद करके वहाँ से 2 हीरे और सोने की पेटी उठा ली और जादुई लहंगे की मदद से घर आ गई। इतने सारे हीरे सोने देखकर हिमानी की माँ चौंक गई। फिर हिमानी ने अपनी माँ को उस जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताई। दोनों ने संतलाल की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और पैसों की मदद से जमींदार के सामने ही एक आलीशान घर बना लिया। अब उन दोनों के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वे दोनों गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। हिमानी ने अपना दाखिला शहर के स्कूल में करवा लिया। जब भी उसको पैसों की जरूरत होती तो हिमानी उस लहंगे को पहनकर और उसी दूरी पर जाकर पैसे ले लिया करती थी। जमींदार की पत्नी सुमित्रा को जब ये बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाती है। आखिर कल तक जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज उनके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया? पता तो लगाना ही पड़ेगा। सुमित्रा रात में रेखा के घर पे नजर रखकर सब पता कर लेती है। ये सब जादुई लहंगे की वजह से हो रहा है। वो उस जादुई लहंगे को अपने घर चुरा कर ले जाती है, लेकिन जब वो लहंगा पहनने की कोशिश करती है वो लहंगा उसे नहीं आता, जिससे गुस्सा होकर सुमित्रा उस लहंगे को जला देती है। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। सुमित्रा के लहंगा जलाते ही उसके पूरे घर में भयंकर आग लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई तो बचाओ, हाय कोई तो बचाओ। गांव वाले जब तक आग बुझाने आते हैं उसका पूरा घर जल चुका होता है। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो उनके घर जाकर उनसे माफी मांगती है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सुमित्रा के साथ भी यही हुआ था। रेखा और हिमानी सुमित्रा को माफ कर देते हैं और उसे नया घर बनाने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के भी दे देती हैं। सुमित्रा अपने किए पर बहुत सता रही थी। रेखा और हिमानी को अब और धन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।